हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस की और डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेटेड रिवाइज सिलेबस को। देखिए, जहां तक आपके सिलेबस की बात है, जहां तक आपके चैप्टर्स की बात है, इसको 2.5 मिनट में बताया जा सकता है कि भाई ये चैप्टर आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये करना है, ये नहीं करना, लाइक दैट। लेकिन मैं 2.5 मिनट में इस चैप्टर को, इस सिलेबस को नहीं निपटाने वाला हूं। यानी कि इस वीडियो को मैं थोड़ा सा लेंथी करूंगा, थोड़ा सा लंबा खींचूंगा। वो इसलिए कि मैं सिर्फ सिलेबस यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहे हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके साथ साथ हम आपके सिलेबस को एनालाइज करेंगे। एनालाइज समझ रहे हो ना? हम एक स्ट्रैटेजी प्लान आउट करेंगे ताकि एक पिक्चर क्लियर हो जाए। जब आप पूरे साल इस सिलेबस को स्टडी करने वाले हो तो उससे पहले वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपको कितना टाइम लगने वाला है, आपको कहाँ पर कितना फोकस करना है। तो इस वीडियो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? हम सिलेबस की बात करेंगे, नो डाउट, वो तो हमें डिस्कस करना है। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि आपके चैप्टर्स जो दिए गए हैं उसमें से कौन से चैप्टर है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से चैप्टर है जो थोड़े ज़्यादा लेंथी रहेंगे, कौन से चैप्टर है जिसमें से मैफर के क्वेश्चन आने हैं, कौन सा चैप्टर है जिसमें से आपके 5 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे, कौन से चैप्टर है जिसमें से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस रहने वाले यानी कि इजी रहेगा, कौन से चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चंस हमेशा घुमा करके आते हैं, कौन से चैप्टर है जिनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर है जिनको आप मतलब चलते फिरते भी कर लोगे, यानी जहां पर आपको ज़्यादा फोकस करने की नीड नहीं है, कहां पर आपको प्रॉपर तरीके से फोकस या स्ट्रेटजी बना करके फोकस करना पड़ेगा और कैसे आप आउट ऑफ आउट स्कोर कर सकते हो। यानी कि हम कंप्लीट स्ट्रेटजी की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके क्लास 9th सोशल साइंस एसएसटी के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने मतलब टोटल जो चैप्टर्स हैं, उन सभी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूं। सबसे ज़्यादा अगर आप जाकर के देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो व्यू लाइक्स जो मिले हैं वो क्लास 9th एसएसटी के सिलेबस के ऊपर ही मिले हुए, उन्हीं के चैप्टर्स के ऊपर ही मिले हैं। तो मैंने A to Z जो आपके चैप्टर्स है क्लास 9th एसएसटी के, वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अलग से हमने डिस्कस किए हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें 1 मार्कर भी कवर किए हैं, उसमें आपके MCQs भी कवर किए हैं, उसमें आपके 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर सब कुछ हमने डिस्कस किया है। तो वो आप देख सकते हो, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। वहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स मिलेंगे जो ये एक फीडबैक देंगे कि हाँ, उनके एग्जाम में ये क्वेश्चंस थे, एज इट इज़ थे। ओके, चलिए हम सिलेबस के साथ शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस बार आपके सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज आया। ओके, बहुत बड़ा। देखिए, 2 बड़े चेंज आए। एक तो चेंज आया जो वेटेज दी जा रही थी आपके पास, जैसे 9th क्लास में आप पहुँचे हो 8th क्लास से, तो 8th क्लास में आपके पास एसएसटी में 3 बुक्स होती थी, ज्योग्राफी, उसके बाद आपके पास दूसरी बुक थी सिविक्स की, तीसरी आपकी हिस्ट्री की थी। अब आपके पास 4 बुक्स होगी। ठीक, ये तो चेंज है, नेचुरल चेंज है। तो अब तक आपको पता चल भी गया होगा कि आपके पास 4 बुक्स है। आपके पास है ज्योग्राफी, आपके पास है हिस्ट्री, आपके पास है पॉलिटिकल साइंस, आपके पास रहेगी इकोनॉमिक्स। ओके, 4 बुक्स रहेगी। अब इन बुक्स में क्या होता था कि इससे पहले, इस ईयर से पहले, यानी कि पहले की अगर बात की जाए तो इनकी इक्वल वेटेज होती थी। 20 मार्क्स ज्योग्राफी के लिए, 20 हिस्ट्री के लिए, 20 आपकी इकोनॉमिक्स के लिए, 20 आपकी पॉलिटिकल साइंस के लिए, ऐसा कुछ हुआ करता था। इस बार चेंज ये आया है कि आपका हिस्ट्री और आपकी ज्योग्राफी का जो वेटेज है वो ज़्यादा रहेगा। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का वेटेज 25 मार्क्स ईच रहेगा। ओके, और आपकी जो इकोनॉमिक्स है और आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है वो 15 मार्क्स की रहेगी ओनली, यानी कि 15 इको के लिए और 15 आपकी पोल साइंस के लिए रहेंगे। क्लियर? वो इसलिए किया गया, आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि वो पहले ही कर देना चाहिए था, क्योंकि आपका ज्योग्राफी और आपका जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग वेटेज बनता भी है, तो वो कर दिया गया। आपकी इको में कुछ खास है नहीं, ओके, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ऐसी आपकी पोल साइंस है तो उसमें कुछ नहीं, सिर्फ डेमोक्रेसी की बात होती है। फर्स्ट डे से लेकर के लास्ट डे तक हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो उसमें भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, तो वेटेज सही हो गई है। तो चलिए हम चैप्टर वाइज चीज़ें डिस्कस करते हैं कि कौन से चैप्टर में क्या कुछ पढ़ना और कितने मार्क्स का वो चैप्टर रहेगा आपके लिए, और कौन से चैप्टर रहेंगे आपके बुक वाइज। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री यानी कि आपके इतिहास की बात करेंगे, और इतिहास में आपका जो पहला चैप्टर रहेगा, सबसे पहला चैप्टर रहेगा जिसके साथ मोस्ट ऑफ द टीचर्स स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास 9th की सोशल साइंस को, एसएससी को, तो वो है आपका फ्रांसीसी क्रांति, द फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका चैप्टर रहेगा। बड़ा आसान सा इजी चैप्टर है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि स्टार्टिंग में ये चैप्टर लिया जाता है तो 7, 8, 10 पीरियड्स के आसपास तक चले जाते हैं इसके लिए। लेकिन इस कंसेप्ट को अगर ठीक तरीके से समझोगे ना, इसमें थोड़ा सा कंटेंट आगे पीछे दिया गया है, थोड़ा सा कि 2 कदम आगे चलते 2 कदम पीछे, लेकिन अगर इसको अगर अच्छा टीचर है वो कहानी की तरह लेकर के चलता तो भाई मज़ा आएगा, चैप्टर साथ साथ हो जाएगा, क्योंकि उसमें
बताया गया कि उस वक्त फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, उसके बाद कौन सी सिचुएशन थी जिसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए, तो ये सब कुछ उसमें बताया गया। तो इसमें 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन से थोड़ा पहले की सर्कमस्टांसेस है वो डिस्कस की गई कि क्या सिचुएशन रही थी, और उसके बाद नेपोलियन एरा तक की बात की गई, नेपोलियन कैसे आ जाता है वहाँ पर बीच में। तो वो कहानी दी गई, मज़ेदार है, अच्छा है। कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं कि जो आपके लिए डिफिकल्ट लगे कि भाई ये सब कुछ हमने सुना ही नहीं था, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट, तृतीय एस्टेट, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड, थर्ड एस्टेट, भाई ये कौन थे, मैक्सपिलियन, रॉब्सपियर, ये क्या था, ये जैकोबिन क्लब, या ये क्या था। तो कुछ नए टर्म्स है, लेकिन भाई नए टर्म्स मिलेंगे तभी मजा आएगा ना। तो ऐसा कुछ रहेगा, और टोटल इसकी वेटेज रहेगी 7 मार्क्स की। ओके, इट मीन्स दैट यहाँ से आपका एक 5 मार्कर क्वेश्चन रहेगा। ओके, एक 5 मार्कर क्वेश्चन रहेगा, इसके साथ साथ एक आपका 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है कि रहे, और एक आपका रह सकता है यहाँ से मैथवर्क का क्वेश्चन। 5 मार्कर क्वेश्चन रहेगा। तो 5 मार्कर क्वेश्चन इस चैप्टर में से ज़्यादा नहीं बन रहे, 3-4 के आसपास जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में डिस्कस किया, उन्हीं में से एक आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ये चैप्टर आपका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन उससे मिलता जुलता है, क्योंकि जो रेवोल्यूशन हुई थी वो रेवोल्यूशन दोनों ही कंट्रीज में लगभग यूं कह सकते हैं सिचुएशन एक जैसी थी। ओके, तो रेवोल्यूशन में इसमें देखिए जो रशियन रेवोल्यूशन है, जो चैप्टर आपका सेकंड है, इसमें सोशलिज्म इन यूरोप थोड़ी सी बात की गई, उस वक्त सोसाइटी कैसी थी, क्लियर। उसके बाद बात की गई रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1905, फिर यहाँ पे फैब की रेवोल्यूशन होती है, फिर अक्टूबर की रेवोल्यूशन होती है, उसके रीजन क्या होते हैं, और उसके बाद चेंजेस क्या आते हैं। तो ऐसा कुछ डिस्कस किया गया। ये चैप्टर भी थोड़ा लेंथी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज किए गए, लेकिन अगर टीचर एक्सपीरियंस्ड है तो मजेदार बना देगा, क्योंकि कहानी की तरह चलता है कि हाँ भाई उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। और फर्स्ट चैप्टर से अगर आपने कनेक्ट कर लिया ना, मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये सब कुछ तो हमें पहले से पता है। ओके, हालांकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लग सकती है। इन दोनों चैप्टर के साथ आपको क्या करना है कि चैप्टर आपकी क्लास में स्टार्ट होता है उससे पहले आप एक बार इसकी सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। अगर आपने सेल्फ स्टडी कर ली, समझ में आता है दैट्स ओके, नहीं आता दैट्स ऑल्सो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आप सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा ताकि आपको चैप्टर के साथ साथ आप चल पाओ। इस चैप्टर की वेटेज आपकी 9 मार्क्स की रहेगी, मैक्सिमम वेटेज जो आपकी क्लास 9th के एसएसटी में वो इसी चैप्टर की है। इट मीन्स दैट यहाँ से एक 5 मार्कर क्वेश्चन कंफर्म रहने वाला है, यहाँ से भी आपके पास रहेगा, एक 2 मार्कर रह सकता है या एक 3 मार्कर रह सकता है, एक आपका 1 मार्कर रह सकता है। तो 5 मार्कर के लिए जरूर रेडी रहेगा। इसमें से 4 क्वेश्चंस बनेंगे जो 5 मार्कर में आएंगे, आ सकते हैं, और जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है, क्लियर। उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर रहेगा नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। यह चैप्टर है, मज़ेदार है, इजी है, फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में ये भी इजी जाएगा, क्योंकि हिटलर से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले, और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इस टाइप से पढ़ने को मिलेगी कि आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, कोई बंदा इस टाइप का भी हो सकता है। ओके, तो हिटलर के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, किस तरीके से जर्मनी है वो जीरो पे होता है, पहले हीरो पे होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, उसके बाद जीरो पे होता है, उसके बाद हीरो पे होता है, उसके बाद जीरो पे होता है। तो एक जर्मनी की स्टोरी इसमें दी गई, हिटलर की कहानी इसमें दी गई, तो वो हम पढ़ेंगे। और इसमें से आपका एक 3 मार्कर रहेगा, एक 2 मार्कर रहेगा, और एक 1 मार्कर का मैफा का क्वेश्चन रह सकता है। तो ये सब कुछ रहेंगे आपके, यानी कि 7 + 9 आपके हो गए, 16 + 6 22 हो गए। उसके बाद आपका फोर्थ चैप्टर रहेगा। फोर्थ जो आपका चैप्टर दिया गया, जैसे मेरे फोर्थ जो आपका चैप्टर दिया गया आपका है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, वन समाज और उपनिवेशवाद। ये जो चैप्टर दिया, चैप्टर बड़ा आसान है, लेकिन क्या रहेगा आपके सिलेबस में जो एनुअल एग्जाम है उसके लिए केवल एक ही टॉपिक है, वाई डिफॉरेस्टेशन ओनली आपके सिलेबस में दिया गया है, यानी एनुअल एग्जाम के लिए। बाकी आपको स्टडी करना है, रीड करना है, लेकिन वो आपके पीरियोडिक एग्जाम में आएगा। एनुअल एग्जाम में एक ही टॉपिक रहेगा, वाई डिफॉरेस्टेशन ओनली, डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ था, वनों को क्यों काटा गया था, वो अकेला टॉपिक है जो आपको करना है एनुअल एग्जाम के लिए। और वहां से भी आपका एक 1 मार्कर क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ इस टॉपिक में से लगभग 6-7 क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्कर, उनमें से एक क्वेश्चन आना है। ओके, यानी कि सिलेबस थोड़ा सा हल्का हो जाएगा जब आप एनुअल के लिए जाओगे। उसके बाद आपका 5th चैप्टर है जो आसान है, बेहद आसान है, और 4th चैप्टर उससे कोरिलेट भी करता है, वो है पेस्टलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व में चरवाहे। ये भी आपके सिलेबस में, यानी कि डिलीट नहीं हुआ सिलेबस में, लेकिन इंटरनल असेसमेंट यानी कि आपके पीरियोडिक असेसमेंट है उसमें ही क्वेश्चंस रहेंगे। जब आपका एनुअल एग्जाम होगा तो उनमें इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, यानी कि आपके जो मिड टर्म तक तो ये चैप्टर होगा नहीं। उसके बाद आपका पोस्ट मिड टर्म जो एग्जाम होगा, जो आपका PT2
हो सकता है, PT3 हो सकता है, तो उसमें क्वेश्चंस जरूर रहेंगे। जब एनुअल होगा तो उसमें क्वेश्चन नहीं रहेंगे। यानी कि यहाँ पे हो गया आपके 23 मार्क्स, यानी कि 7 मार्क्स का फर्स्ट चैप्टर है, उसके बाद आपका 9 मार्क्स का है, उसके बाद आपका 6 मार्क्स का है, उसके बाद ये 1 मार्क्स का है, तो 23 हो गए। 23 के बाद आपका +2 कर दीजिए मैथ का, तो 25 मार्क्स की आपकी हिस्ट्री रहेगी। क्लियर। उसके बाद हम जियो की तरफ जाते हैं। ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो आपके भूगोल, ये भी आपका 25 मार्क्स का रहेगा इस बार। और इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है भारत आकार और स्थिति, इंडिया साइज एंड लोकेशन। आपका ये जो चैप्टर आपने 6th क्लास में पहले ही कर चुके हो। 6th क्लास में आपका 7th चैप्टर था आर कंट्री इंडिया, उसी को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट यहाँ पर किया गया। इसमें इंडिया के साइज़ की बात की गई, लोकेशन की बात की गई, नेबरिंग कंट्री की बात की गई, इंडियन ओशन की बात की गई, ऐसा कुछ है, बेसिक सी कंसेप्ट दिए गए। और इसमें आपका ये 4 मार्क्स का रहेगा, एक 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा और एक आपका 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा। टोटल इसमें से, इस चैप्टर में से 3 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं। 3 ही क्वेश्चन बनते हैं जो 3 मार्कर में, 5 मार्कर कोई बनता ही नहीं है। तो उनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। उसके बाद आपका रहेगा सेकेंड चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर है आपका भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये चैप्टर आपका रहेगा 5 मार्क्स का। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक 5 मार्कर क्वेश्चन भी रह सकता है, क्योंकि 5 मार्क्स का चैप्टर है तो एक 5 मार्कर दिया जा सकता है। अदरवाइज 3+2 मार्क्स का रहेगा यहाँ से। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम इंडिया के जो फिजियोग्राफिक फीचर्स है, जैसे हमारा हिमालयन रीजन हो गया, हिमालय प्रदेश है, उसकी हम बात करेंगे। नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, उसकी बात करेंगे। थार डेजर्ट की बात करेंगे। पेनिनसुलर प्लेटो की हम बात करेंगे। कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स, उन सब के बारे में डिस्कस किया गया। इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये हमारा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड चैप्टर है अपवर्ड ड्रेनेज। ये 4 मार्क्स का रहेगा। ड्रेनेज अगर चैप्टर की बात की जाए तो इसमें बात की गई है नॉर्थ इंडियन रिवर्स की, हिमालयन रिवर्स की और साउथ इंडियन रिवर्स की। साथ ही साथ इसमें डिस्कस किया गया लिटिल बिट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेक्स एंड द रिवर्स। नदियों और जो झील होती है उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये सब कुछ इसमें दिया गया। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन रह सकते हैं 2 मार्कर और 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे आपके। मैफक यहाँ से रहने के चांसेस कम रहेंगे। उसके बाद जो आपका फोर्थ चैप्टर है आपका क्लाइमेट, जलवायु। इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे इसमें कंसेप्ट दिए गए। इस चैप्टर की अगर बात करें तो इस चैप्टर से भी काफ़ी सारे टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी की बुक में डिलीट हो गए। लेटेस्ट जो अपडेटेड एनसीईआरटी की बात की जाए तो उसमें टॉपिक नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा सा कम लेंथी हो गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा ये। यहाँ पे क्लाइमेट की बात की गई। क्लाइमेट का बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है, यहाँ से समझोगे क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, मौसम और जो जलवायु होती है उसमें अंतर क्या होता है, इंडियन क्लाइमेट को कौन से फैक्टर वो अफेक्ट करते हैं, इंडिया की जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो कौन से फैक्टर है वो मॉनसून को अफेक्ट करते हैं। ओके, उस डिफरेंट थ्योरीज को आप डिस्कस करोगे। इसके साथ साथ मॉनसून आता कैसे है, जाता कैसे है, इंडियन जो मॉनसून है उसके मेन फीचर्स क्या हैं, इंडियन रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई, तो ये सब कुछ इसमें दिया गया है। क्लियर। उसके बाद आपका जो 5th चैप्टर है इसमें नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। इसमें वाइल्ड लाइफ आपके सिलेबस में रहेगा एनुअल एग्जाम के लिए। ओके, यानी कि बाकी जो टॉपिक दिए गए, बाकी जो टॉपिक्स है इस चैप्टर के, वो आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए रहेंगे और ये आपका 1 मार्क्स का रहेगा। यानी कि इसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन है वो फाइंड आउट करने। इस टॉपिक में से शायद आपके बनेंगे 10 to 12 के आसपास 1 मार्कर बनेगा और उनमें से एक आपके एग्जाम में रहेगा। उसके बाद आपका 6th चैप्टर है पॉपुलेशन, जनसंख्या। ये आपका 3 मार्क्स का रहेगा। यहाँ से आपका एक 1 मार्कर क्वेश्चन रहेगा, एक आपका 2 मार्कर क्वेश्चन रहेगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका जियो, जो बेहद आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर जियो आपने अच्छे से कर ली ना, इट मीन्स दैट आपके लिए इजी हो जाएगा आउट ऑफ आउट स्कोर करना, क्योंकि जियो पे फोकस करना इजी है। उसमें अगर आउट ऑफ आउट आते हैं तो हिस्ट्री को तो देख लेंगे, क्योंकि पोल साइंस और आपकी इको, उसमें तो आउट ऑफ आउट आने ही वाले, क्योंकि वो बेहद ईजी है, 9th के लेवल की नहीं है। बात रहती है सिर्फ जियो और हिस्ट्री की, तो जियो को साथ साथ निपटा देना, हिस्ट्री की देखा जाएगा, बाद में देख लिया जाएगा। और एक और चीज़ मज़ेदार सी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 11th क्लास में जाते हो और आप ह्यूमैनिटीज़ के साथ आते हो तो आपकी 11th क्लास में जो चैप्टर्स दिए गए वो सारे के सारे यही चैप्टर है जियो वाले। 11th क्लास की एक बुक है, उसमें यही चैप्टर आपको मिलेंगे, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके सिविक्स की, पोल साइंस की। यहाँ पर मैंने सिविक्स इसलिए मैंशन किया क्योंकि जो 8th से 9th में आते हैं तो इसको सिविक्स ही बोलते हैं। हालांकि ये आपकी पॉलिटिकल साइंस है, आपका राजनीतिक विज्ञान ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो पोल साइंस की बात करें तो ये आपका 15 मार्क्स का रहेगा पोल साइंस, और इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है।
इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए, जिसमें एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताया जाएगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी के प्लस पॉइंट क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो ये सब कुछ ही इसी में डिस्कस किया गया। ये आपका 3 मार्क्स का रहेगा और मेनली इसी में यही पूछा जाएगा कि डेमोक्रेसी क्या है, या फिर मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, या उसके कुछ डिसएडवांटेज हमें बताना है। ओके, लाइक दैट। तो ईजी सा चैप्टर है, मज़ेदार सा है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, 3 मार्क्स का रहेगा। इसमें बताया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, उसके मेन फीचर्स क्या हैं। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो मेंबर्स है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, उनके बारे में लिटिल बिट इस चैप्टर में डिस्कस किया गया। इसमें से कुछ पार्ट है वो डिलीट हो गया, तो ईजी रह गया ये चैप्टर आपका। ये भी आपका 3 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, लेकिन 2 मार्क्स का ही करके छोड़ दिया। अदरवाइज इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते थे और एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी भी हो सकती है इसमें से, जैसे इलेक्शन करवाया जा सकता है क्लास लीडर का, क्लास मॉनिटर का, उसके लिए वोटर बनाए जा सकते हैं, वोटिंग लिस्ट बनेगी, उसके बाद नॉमिनेशन होगा, सब कुछ किया जा सकता है। हालांकि इसकी वेटेज कम कर दी गई है चैप्टर के। उसके बाद आपका फोर्थ चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर संस्थाओं के कामकाज इस चैप्टर की बात की जाए तो इस चैप्टर में बताया गया जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन का वर्क क्या होता है, पार्लियामेंट का क्या फंक्शन है, जुडिशरी का क्या फंक्शन है। इसके साथ साथ इसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, तो ये सब कुछ इसमें दिया गया। ये आपका 5 मार्क रहेगा और यहाँ से आपका एक 5 मार्कर क्वेश्चन बनेगा, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो यहीं से रहेगा। उसके बाद आपका रहेगा लोकतांत्रिक अधिकार, डेमोक्रेटिक राइट्स की अगर बात करें तो ये चैप्टर आपका ओनली 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि यहाँ से 1 मार्कर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर एक 2 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेमोक्रेटिक राइट्स है, इसमें सिर्फ डेमोक्रेटिक राइट्स की बात की गई है, जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में डिटेल में दिया गया। तो ये चैप्टर आप ऑलरेडी पहले 8th क्लास में कर चुके हो, तो यहाँ पे कुछ नया नहीं है। ठीक, तो आपकी पोल साइंस है, आपकी जिसको आप सिविक्स भी कह सकते हो, ईजी रहने वाली है। डेमोक्रेसी से शुरू करेंगे और डेमोक्रेसी तक ही हम चलेंगे। ठीक, उसके बाद आपका आ जाता है इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पास कहने को 4 चैप्टर है, करने को आपके पास 3 चैप्टर रहेंगे। 15 मार्क्स की आपकी इको रहेगी। इकोनॉमिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पालमपुर गांव की कहानी है, और ये पीरियोडिक असेसमेंट में ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि एनुअल एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। आसान सा चैप्टर है, इसके थ्रू आप कई सारे कंसेप्ट समझोगे कि गाँव में किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती है उसके मुख्य फैक्टर, मेन जो फैक्टर्स होते हैं, मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन को आप समझोगे, यानी कि वो सब कुछ इसमें दिया गया। लेकिन पता नहीं क्यों इस चैप्टर में से आपके एनुअल एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। उसके बाद आपका आ जाता है सेकेंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्स, संसाधन के रूप में लोग। तो ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। बहुत आसान सा चैप्टर है, इसमें बात की गई कि कैसे हम सभी क्या है, रिसोर्स हैं, और हमारी जो वैल्यू इन फ्यूचर में बनने वाली है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, जैसे आपके एजुकेशन के ऊपर, आपकी स्किल के ऊपर, आपके हेल्थ के ऊपर, और अभी की बात करें तो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी, हमें कितना नॉलेज, किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएंगे। तो इन्हीं की बात की गई पूरे चैप्टर में, इन्हीं को घुमाया गया, और उस एंड में थोड़ा सा बताया गया कि गवर्नमेंट है वो कौन कौन से एफर्ट्स करिए ताकि लोग है वो बेटर रिसोर्स बन पाए। ओके, आसान सा चैप्टर है, इसमें काफ़ी सारी केस स्टडीज़ यानी कि कुछ कहानियाँ दी गई जिनके थ्रू हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। 5 मार्क्स का रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वैसे भी ये सभी चैप्टर भी 5 मार्क्स के ही जाएंगे आपके इको में, क्योंकि 3 चैप्टर रह गए हैं। उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर है पॉवर्टी एज ए चैलेंज, निर्धनता एक चुनौती के रूप में। इसमें बताया गया कि पॉवर्टी क्या है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, और पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम स्कीम लॉन्च की है। तो वो प्रोग्राम स्कीम कौन सी है, तो वो यहाँ पे दिए गए 3-4 प्रोग्राम या स्कीम हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फोर्थ आपका चैप्टर रहेगा, फोर्थ चैप्टर है भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया की बात करें तो इसमें बात की गई कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए फूड सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा फूड सिक्योरिटी क्या होती है, उसके कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और फूड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने के लिए पीडीएस सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सस्ते अनाज के डिपो आपने देखे होंगे, तो सस्ते अनाज के ये डिपो क्या होते हैं वो सब कुछ इसमें बताया गया। इसके साथ साथ और कौन सी स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो ये बेसिक चैप्टर हैं जो हमें बताएंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं और पॉवर्टी के मेन रीज़न क्या है इंडिया में। ओके, तो बेसिक कंसेप्ट हम इकोनॉमिक्स के यहाँ इन चैप्टर्स के थ्रू करेंगे। इको बहुत आसान है, ठीक। तो ये रहेगा आपका टोटल सिलेबस
और एक और वीडियो मैं थोड़ी दिनों में लेकर के आऊँगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस मंथ में हम कौन से चैप्टर करें। ओके, किस मंथ में कौन से चैप्टर करें कि हमारा 15 दिसंबर तक सिलेबस ईजिली कवर हो पाए और कैसे हम ईजिली 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। देखिए, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ऑलरेडी मैं एक सीरीज़ पब्लिश कर चुका हूँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस किए हैं। और आपका एग्जाम है 95 अगर स्कोर करना है तो वो आप कर सकते हो, ईजिली आप स्कोर कर पाओगे। ओके, सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूँ, कुछ और सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्लास 9 सोशल साइंस का जितना भी कंटेंट है, आपको जो भी रिक्वायर्ड है वो सारा सारा आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाना है, क्लास 9 सोशल साइंस SST मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके से आपका क्लास 9 का जो मैप वर्क है वो भी मैंने सिंगल वीडियो में दे रखा है, चैप्टर वाइज भी दे रखा है, यानी कि जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है। इसके अलावा भी कुछ पेंडिंग रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। जैसे ही कमेंट करोगे मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दिया जाए और जो भी आपका इश्यू है, जो भी आपकी क्यूरीज है, उसको मैं सॉर्ट आउट कर पाऊँ। इसके साथ साथ आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर भी चैनल को ज्वाइन किया जा सकता है और मेरे से आप डिस्कस कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।